प्रदीप की माली हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। इसकी वजह से उसका 2 मंजिला घर, जिसकी ऊपरी मंजिल खाली थी, उसको वो किराए पर देने की सोचता है। लेकिन एक और समस्या थी कि प्रदीप अपनी पत्नी और उसका एक बच्चा था। वो चाहता था कि जो भी किराए पर आए वो भले मानस लोग हों, परिवार वाले लोग हों। पहले कुछ किराए के लिए पूछने के लिए आए, लेकिन कोई भी प्रदीप को, उसकी पत्नी को जचा नहीं। लेकिन फिर एक परिवार आता है। परिवार जैसे प्रदीप का परिवार, छोटा सा परिवार, सिर्फ हस्बैंड और वाइफ। अभी जो इनकी शादी नई नई हुई लगती थी, और बात करनी शुरू करते हैं। अब जो वाइफ हैं, उनका बिहेवियर तो ठीक लग रहा था, लेकिन जो वो साथ में मेल पर्सन थे, रमन, उनका कुछ बिहेवियर इनको अजीब लग रहा था। कहने का मतलब, जैसे कि बैठते हैं, सभी पूछते हैं कि हाँ जी चाय पानी पीजिए, उसके बाद फिर हम देखने जाते हैं। नहीं नहीं, देखने की क्या जरूरत है, हम बस हमें हमें ठीक है ठीक है, जैसे नीचा पोर्शन होगा वैसे ही ऊपरला होगा। प्रदीप को कुछ बात अजीब लगती है। वो कहते हैं कि भाई आप एक बार चेक तो कर लीजिए, कई बार रेंट का थोड़ा सा होता है कि यार मकान के हिसाब से रेंट कम है या ज़्यादा है, जैसा भी आपको ठीक लगेगा। नहीं, रेंट कितना है इसका, तो जो ही रेंट होता है ये बताते हैं, हाँ हाँ, हमें मंजूर है। ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी हड़बड़ाहट में है। तो उस समय प्रदीप डिसीजन लेने की हालत में नहीं थे। फिर अपनी वाइफ से बात करते हैं उनके जाने के बाद। अच्छे से मकान भी नहीं देखते और कहते हैं कि बस आप जल्दी से हाँ कर दीजिए, हम सामान ले आएंगे अगले दिन ही, अगले दिन ही खाली कर देंगे। जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह पर क्या कुछ समस्या है, ज़्यादा तो बात खुल के होती नहीं। खैर, अब जहाँ पर रमन काम करता था, इनकी किस्मत से कोई जान पहचान निकल आई। जब उन्होंने बताया है कि मैं इस जगह पे, कोई शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी, वहाँ पर काम करते थे, शहर की काफ़ी बड़ी शॉप थी, किराना की शायद शॉप थी वो। तो इन्होंने, इनके जाने के बाद अपनी वाइफ से बात की कि यार मुझे बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा। वाइफ भी कहती है कि हाँ, बड़ी जल्दबाजी में लग रहे हैं इनकी। चलो शिनाख्ती कार्ड वगैरह तो हम ले लेंगे, लेकिन देख लो, मतलब पता करा लो बैकग्राउंड, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए। हालांकि ये किराए के लिए भी उतना जल्दी मान गए, कुछ अच्छे से देखा भी नहीं, छोटा सा परिवार है। तो ये फ़ोन करते हैं अपने एक जानकार को, पूछते हैं जी ये रमन को जानते हो ना आप? हाँ हाँ, हमारी दुकान में, मतलब मेरे साथ ही काम करता है। लड़का कैसा है? जी बड़ा भला मानस लड़का है। अच्छा, क्या हुआ, आप पूछ के रहे हो? नहीं, बात आप में और मेरे बीच में रहे। हाँ हाँ, बताइए आप। दरअसल वो ना किराए के लिए मकान ढूंढने के लिए आए थे। तो वो तो बड़ी हड़बड़ाहट में थे, जैसे पता नहीं कि जैसे कोई मौत पीछे लगी हो। अच्छा अच्छा, वो मकान ढूंढने आए थे, हाँ हाँ, तो दे दो। लेकिन मुझे उनका बिहेवियर, अरे भाई आंख बंद करके दो, मैंने कहा ना। तो लेकिन अरे, बताऊं क्या होता है, कई चीज़ें शुरू शुरू में बड़ी अच्छी लगती हैं, बाद में फिर वो जब इंसान उन चीज़ों के बिल्कुल करीब से देखता है तो थोड़ा सा दिक्कत होने लग पड़ती है। मैं समझा नहीं। अरे यार, अभी इसकी शादी हुई थी, मालिक खुश हो गए कि चलो जी जिंदगी लड़के की नई शुरू हुई है। तो मालिक का एक गोदाम है जो उन्होंने कुछ समय पहले खरीदा है, उसके ऊपर पे एक फ्लोर, मतलब बना हुआ है, पोर्शन बना हुआ है, तो उसको रहने के लिए दे दिया। कोई होगी होगी बात मालिक से, और कोई बात नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं भी सोचूं कि इतना क्यों कर रहा है, शायद हाँ आप भी ठीक कर रहे हैं। ये कहने के बाद फोन काटते हैं, अपनी वाइफ को कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं है, इनको किराए पे दे देते हैं। क्या बात सिर्फ इतनी सी थी? अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो ये किस्सा अभी खत्म हो गया होता। लेकिन किस्सा तो शुरू होने जा रहा है, क्योंकि बात कुछ और ही थी। क्या थी, शुरू करते हैं आज के किस्से में। लेकिन इससे पहले मैं किस्से की शुरुआत करूं, गुजारिश है आपसे कि जो भी नए हैं चैनल पर, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक हाइप लाजमी है, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जब आपको किस्सा, जब आप सुन लें और आपको कैसा लगा आज का किस्सा। खैर, अब प्रदीप रमन का नंबर ले चुके थे। रमन को फ़ोन करते हैं कि भाई आप जब भी चाहे कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं रेंट पे। तो रमन कहता है ठीक है, हम कल ही आ जाएंगे सुबह। कहते हैं ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। कहते नहीं नहीं सर, हम कल ही आ जाएंगे। अब जैसे कि प्रदीप को थोड़ा बहुत पता लग चुका था कि भाई कुछ ना कुछ हो सकता है, मालिक के साथ दिक्कत परेशानी हुई हो, तो ज़्यादा कोई बात करते नहीं। सुबह होती है 10 बजे के आसपास।
आज संडे का दिन था, बेल बजती है, प्रदीप घर पे था। प्रदीप दरवाज़ा खोलते हैं, रमन अपनी वाइफ के साथ खड़े थे और एक छोटा हाथी टाइप होता है जो वही था, और उसमें थोड़ा ज़्यादा सामान नहीं था। तो वो कहते हैं कि बस आपके कहने पर हम आ गए हैं। कहते ठीक है जी। अब ये शिफ्ट कर जाते हैं और कुछ दिन बीत जाते हैं। बड़े अच्छे तरीके से रह रहे थे। अब खास तौर पर प्रदीप की वाइफ और रमन की वाइफ में बड़ी अच्छी मित्रता हो चुकी थी। दोनों होम मेकर थी, तो ऐसा कुछ बाहर कोई ये ज़्यादा रहती नहीं थी। तो फ्री टाइम में एक दूसरे के साथ बातें करनी शुरू कर देनी। अब जब धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने बढ़ने लग पड़ी, तो फिर असल राज पता लगा इनके इतना हड़बड़ी में मकान को चेंज करने का। आज ये दोनों, रमन और उसकी वाइफ, अपने गांव गए थे। कुछ दिन गांव रहना चाहते थे प्रदीप और उसकी वाइफ। बच्चा सो चुका था। प्रदीप कहता है कि ये कब तक आएंगे? वो कहती हैं कि हाँ, अभी कुछ दिन लगा के आएंगे। यार मैं सोच रहा था, जब पहली बार मिला था तो मुझे तो बड़े डाउट हुए थे, लेकिन बंदे अच्छे हैं। तो उनकी वाइफ कहती है अच्छे? अरे बहुत अच्छे हैं। और ख़ास तौर पर तो सुरभि, जो रमन की वाइफ का नाम था, वो तो मैं तो चलो उससे ही राब्ता रखती हूँ, बहुत अच्छी है। हाँ बट पता नहीं पहले दिन, मतलब मुझे हालांकि रीज़न तो पता लग गया है कि क्या कारण था, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, बात कुछ और ही लग रही है मुझे। प्रदीप की वाइफ उनकी तरफ मुस्कुरा कर कहती है कि और नहीं, बहुत कुछ और थी। अब जब प्रदीप बड़ी हैरानी से देखता है, मतलब तुम्हें बताया? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मुझे बताया। आप लेट आते हो रात को, मैं थक जाते हो, बात कुछ अजीब नहीं, बहुत डरावनी बात है। अब मुझे नहीं पता कि आप इन बातों पर विश्वास करोगे या नहीं, इसलिए मैंने आपसे बात ना ही करना गवारा समझा। प्रदीप की क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी थी। वो कहते हैं कि अरे नहीं, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या कुछ कोई इल्ज़ाम वगैरह तो लगाया? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। खौफनाक कहा है ना मैंने। क्या हुआ, कुछ था वहाँ पे? अब ये तो जो मुझे सुरभि ने बताया है उस हिसाब से तो कुछ नहीं, बहुत कुछ था। अब दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं और प्रदीप की वाइफ सिलसिलेवार तौर पर जिस तरीके से बताया था उसकी पत्नी, रमन की पत्नी सुरभि ने, ठीक वैसे ही बताना शुरू कर देती है। तो अब चलते हैं उस सारे किस्से की ओर जो सुरभि ने बताया प्रदीप की वाइफ को, और सुरभि के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हुआ। अब सुरभि कहती है कि हमें आए कुछ, जो जब मेरी शादी हुई तो मैं और रमन जो मेरे पति हैं, वो सिर्फ एक कमरे के मकान में किराए पे रह रहे थे। तो रमन तो काफ़ी देर से वहाँ रह रहे थे। ये गांव की है सुरभि। अब देखने पर ही पता लग चुका था कि तंगी हो गई है, और इसलिए वो फिर देखने लग पड़े कि कोई अगर मकान वगैरह मिल जाए, थोड़ा सा बड़ा मकान मिल जाए। लेकिन जहाँ पर भी जाते वहाँ पर रेंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए अभी परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो एक दिन क्या होता है कि जो रमन है वो मालिक के पास जाते हैं और मालिक को कहते हैं कि सर मुझे ना आधे दिन की छुट्टी चाहिए। तो कहते हैं भी क्या हुआ, सब ठीक ठाक है? नहीं, सब ठीक ठाक है सर, बस वो एक्चुअली मकान में कोई और देख रहा हूँ ना, तो उसकी वजह से फिर वो मुझे प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया था, तो मैं मकान देखने जाना था। प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया था, मकान क्यों? जहाँ पे रह रहा है वो आपको पता ही है कि एक ही तो कमरा है, तो अब शादी हो चुकी है तो दिक्कत होती है। उसी में रसोई है, मतलब थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। अच्छा अच्छा। या तो फिर एक काम कर, तू हमारा जो गोदाम नया अभी लिया है कुछ साल पहले, पता है ना उसका? हाँ सर, वो कॉलोनी वाला, हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर एक पोर्शन बना हुआ है, वहां पर तू रह ले। सर वो कितना बड़ा है, क्या क्या हिसाब है? अरे भाई, 3 कमरे हैं, बड़ी सी रसोई है, वॉशरूम, सब कुछ प्रॉपर बना हुआ पोर्शन। सर मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको उतना रेंट दे सकूं, उसका तो रेंट ही बहुत ज़्यादा होगा। अरे तुझसे मांगा किसने है भाई? बंद रहता है, बंद रहता है, खाक छान रहा है। थोड़ा बहुत कोई पुराना सामान पड़ा हुआ है, पहले एक परिवार रहता था, वो छोड़ चुका। जब हमने गोदाम ले लिया तो उनका वो थोड़ा बहुत सामान, बेड पड़ा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल पड़ा हुआ है, और कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा। तुझे वो एक तरह से मिल ही गया, और बाकी जो तेरा छोटा मोटा सामान है उठा कर या शिफ्ट। अब इनकी तो मानो जैसे लॉटरी लग जाती है, एक बड़ा मकान, ऊपर से फ्री में रेंट पर रहने को मिल गए। तो ये शुक्रिया करते हैं अपने मालिक का और कहते हैं कि ठीक है सर, फिर मैं आज बाकी दिहाड़ी लगा लेता हूँ और शाम को हम पैकिंग कर लेंगे, सुबह हम शिफ्ट कर लेंगे। कहते हैं हाँ हाँ चल ठीक है। अगले दिन वैसे भी संडे था। अब ये जब शाम को जाते हैं, अपनी वाइफ को सारी बात बताते हैं,
बड़ी खुश होती है वाइफ कि हाँ ये तो अच्छा हो गया। अच्छा तो देख तो ले पहले। अरे भाई जो चीज़ फ्री में देख मिल रही है देखने की क्या ज़रूरत है। अरे मैंने गोदाम तो देखा हुआ, अब कभी ऊपर नहीं जाके देखी, साइड से सीढ़ियाँ तो देखते हैं। मतलब तो वैसे ही बड़ा अच्छा होगा भाई, इससे तो लाख गुना अच्छा होगा। अब अगले ये सारी पैकिंग वगैरह करके रख लेते हैं। जैसे ही अगले दिन सुबह होती है, मालिक को फ़ोन करते हैं कि मालिक हमने सामान तैयार कर लिया। मालिक कहते हैं हाँ घर से आके चाबी ले जा बेटा। अब ये चाबी लेने जाते हैं, और बाय द वे ये बड़े विश्वास पात्र थे, मालिक के खास तौर पे बहुत ईमानदार थे, तो मालिक की कुछ विशेष कृपा थी इन पर। अब जब ये उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, जैसे ही पोर्शन को देखते हैं इनकी आंखें तो चकाचौंध हो जाती हैं। जैसे मूवीज में बड़े से घर होते हैं, पोर्शन होते हैं, जैसे मानो सेठ का ही मकान हो, उसी तरीके का मकान इनको इनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या सच में मालिक मुझे रहने के लिए यहाँ पर दे रहे हैं, इतनी मेहरबानी। अब ये मकान देख रहे हैं, धूल मिट्टी तो थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी इतना साफ नजर आ रहा था। नीचे पत्थर था, टाइल्स लगी हुई थी, और मार्बल कह सकते हैं जहाँ पर लगी थी, कई जगह टाइल्स लगी थी, दीवारों पर टाइल्स लगी थी। एकदम से बिल्कुल आलीशान, इनके हिसाब से पूरा आलीशान था। अब बड़े चाव से ये इनकी वाइफ और ये साफ सफाई करते हैं, सामान रखवाते हैं, और शाम होते होते बिल्कुल इनका जो सिस्टम था, यानी कि सामान वगैरह बिल्कुल सेट कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं। अब खुशी शायद यहीं तक थी, क्योंकि जब ये बिल्कुल सारा सामान सेट कर देते हैं, अब इनका था एक बेड जो पड़ा हुआ था, उस पर जो गद्दे पड़े हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको तो हम झाड़ना भूल ही गए। ज़ाहरी तौर पर चाहे ऊपर चादर पड़ी है लेकिन डस्ट तो चली जाती है। कहते हैं हाँ ये बात तो है। तो कहते चलो ऐसे करो, इसको उठा के ना बाहर अच्छी तरीके से झाड़ते हैं, यहीं पे इसी बेड पर सोएंगे, मजबूत बेड है और साफ नया लग रहा है, जैसे वो बॉक्स वाला बेड होता है। तो इसी पर, क्योंकि गद्दे भी बड़े मतलब अच्छे कुशन, मतलब बड़े अच्छे थे गद्दे। तो अब जैसे ही ये इनके हस्बैंड गद्दे को उठाते हैं, तो एकदम से इनकी वाइफ सुरभि की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं गद्दे की बैक साइड को देखकर। जब ये गद्दा उठाते हैं, बैक साइड इनके नजर आ रही थी। ये मुंह पे हाथ रख लेते, ये क्या? तो वो कहते क्या हुआ, देखो तो सही। अब जैसे गद्दे को पीछे मतलब घेरते हैं, जो गद्दे का निचला हिस्सा था वो बिल्कुल लाल हुआ हुआ था, जैसे मानो खून होता है। अब एकदम कुछ समय के लिए तो रमन भी हैरान रह जाते हैं। दूसरा गद्दा देखते हैं, वो भी ऐसा ही, बिल्कुल जैसे मानो खून लगा हो। अब रमन थोड़ा सा डर तो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं अरे मुझे बताऊं क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये ना कोई जानवर जुनवर होगा छोटा मोटा, वो गद्दे के नीचे आकर मर गया होगा, तो बस इतनी देर से पड़े हैं। शायद सुरभि भी खुद को समझाती है और कहती है कि हाँ ये भी हो सकता है। तो फिर हम तो इस गद्दे पर नहीं सो सकते, तो ये गद्दे तो फिर आप मालिक से बात करके कह देना कि गद्दे तो खराब है, तो हम फेंक देंगे। हाँ अभी बदबू भी आ रही है, इनको थोड़ी सी स्मेल आ रही थी। तो ये कहते हैं कि इसको अभी हम बाहर, जैसे पोर्शन था उसके बाहर थोड़ा सा खुला एरिया था, तो वहां पर हम फेंक देते हैं, और सुबह फिर हम कह देंगे। तो ये गद्दे को बाहर फेंकते हैं, बेड को जो था अच्छी तरीके से साफ करते हैं, जो इनके अपने बिस्तर थे उसको बिछाते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। अब क्या होता है कि रात के समय में ये सो रही थी, तो इनको ऐसा लग रहा था कि बेड के अंदर से कोई आवाज आ रही है, और जैसे एकदम से हिलना शुरू होता है, जैसे भूकंप आता है। ये एकदम से चौंक के उठती हैं और अपने पति को उठाती हैं कि आपको कुछ महसूस हो रहा है? वो कहते हैं कि क्या 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 हुआ महसूस? कहते हैं मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि बेड के अंदर कोई है, टक 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 की आवाज आ रही थी। तो ऐसा नहीं लगता, अरे पागल, बेड के अंदर कौन होगा, इतनी देर से कोई हो सकता है जिंदा? अगर होगा तो उसकी लाश ही पड़ी होगी। अब मजाक मत करो, मुझे सच कह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो उसकी तसल्ली के लिए बेड का बॉक्स ओपन करते हैं, बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था वहां पर। और वो कहती हैं कि ऐसे मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ हिला है। तो कहते हैं कि देख अभी हमने इतनी साफ सफाई की है, थके हैं, थकावट की वजह से हो सकता है कि ये सब कुछ हो गया हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। खैर ये बात इनकी मान लेते हैं। अब अगली सुबह आती है, तो ये जो भी कपड़े वगैरह धो के उन्होंने तार वगैरह टांगी हुई थी वहां पर साफ कर रही थी। अब बिल्कुल जो सामना घर था, सामने घर में एक लेडी इनको बड़ी हैरानी से देख रही थी। तो वो कहती हैं दूर से, आप यहाँ पे नहीं आई हैं? तो ये कहती हैं हाँ यहाँ पे अभी हम किराए पर आए हैं। अच्छा अच्छा, तो आप कितना किराए पे कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये इनके मालिक का ना, मालिक का मकान है, तो वो कह रहे थे क्या वैसे रह लो। अच्छा अच्छा,
तो उन्होंने कुछ बताया नहीं इस मकान के बारे में? कहते नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, कुछ बात करनी है आपसे तो आप जरा नीचे आ सकती हैं? तो ये टाल मटोल कर देती हैं कि भाई ऐसा नहीं, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। तो वो तो कहती है एक दो बार कि कुछ जरूरी काम है तो आप प्लीज। तो ये मानती नहीं कि भाई पहली बार आप कोई बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात हो गई। तो ये थोड़ा सा इग्नोर कर देती है। अब क्या होता है कि शाम को जब इनके हस्बैंड आते हैं तो ये हस्बैंड को अपनी बात बताती हैं कि ऐसे ऐसे वो सामने लेडी थी, मुझे तो बड़ी अजीब लगी। तो ये कहते हैं कि हाँ, ज़्यादा मुंह लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना काम कर, ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी। खैर, अब फिर रात का समय था, खाना वगैरह बनाते हैं, सोते हैं। अब ना क्या होता है कि इनकी जो वाइफ है उनको ये महसूस होता है कि जैसे उनकी ब्रेस्ट पर कोई हाथ रख रहा है। और वो हाथ बड़े छोटे छोटे से हाथ हैं और इनको ऐसा महसूस होता है कि शायद कुछ बच्चा है। धीरे धीरे वो हाथ ऊपर करते 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 इनकी आंखों को ऐसे बंद कर रहा है ऐसे। और ये ना जैसे होता है, बिल्कुल तिल मिला रहा होता है ना इंसान कि भाई छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अब ना ये बड़ी मुश्किल से आंखें खोलती हैं और जैसे ही आंखें खोलती हैं तो ये एकदम से झटके उठ जाती हैं और फिर से अपने हस्बैंड को उठाती हैं और कहते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे फील हुआ। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि तेरा फिर वहम होगा, तुझे सपना आया होगा, मुझे तो कुछ ऐसा महसूस हो नहीं रहा। तो ये कहते हैं कि देखो, 2 रातों में 2 बार हो चुका है, मुझे तो कुछ और लग रहा है ये वो। पर इनके हस्बैंड की बात मानते नहीं। जैसे तैसे रात फिर से बीत जाती है और अगली ही सुबह होती है। फिर ये अपना सारा सामान करती हैं। अब ये उस लेडी को छत पर देखती हैं जो भी कपड़े वगैरह सूखे डालने के लिए आई होगी, तो उसको इग्नोर करके अंदर चली जाती हैं ताकि बात ना करनी पड़े। अब तीसरी रात में क्या होता है कि ये सो रही थी। कुछ देर इनको ये लगता है कि शायद ऐसा फिर से मेरे साथ होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद इनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे ना कुछ छींटे पड़ रही हैं इन पर, मुंह पर छींटे पड़ रही हैं। अब जब ये उठती हैं यानी कि आंख खोलती हैं तो जो नज़ारा देखती हैं उसके बाद इनके रोंगटे खड़े हो जाती हैं। अब इनकी चीखों से सारा का सारा घर गूंजता है, क्योंकि ये क्या देख रही हैं, पंखा चल रहा है। आम बात है, लेकिन पंखे के साथ कोई लटकी हुई है और वो घूम रही है। लंबे से बाल, फटे से कपड़े। जैसे ही इसकी तरफ ध्यान आता है उसकी तरफ देख के हंसती है और खून नीचे की तरफ। अब जैसे ही ये नज़ारा देखती है तो जैसा मैंने कहा कि चीख से सारा घर गूंज उठता है। अब इनके हस्बैंड उठते हैं, थोड़ा सा इनको डांटते हैं कि भाई क्या 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 कर रही है तू, क्या रोज को रोज तेरा ड्रामा है?" ये कहती है नहीं, मैंने आज तो देखा है। तो सारा नज़ारा जब बताती हैं तो कुछ हद तक तो वो भी डर जाते हैं, लेकिन कहते हैं जा अपना मुंह साफ वगैरह करके आ। अब जब ये अपना मुंह साफ कर रही होती हैं तो जब देखती हैं तो इनका सारे का सारा मुंह खून से रंगा होता है, जैसे किसी ने ऐसे हाथ लगाया होता है। फिर से ये भागी भागी आती हैं, देखो मेरे मुंह पर क्या, कहते हैं बिल्कुल साफ तो है। शीशा दिखाते हैं, बिल्कुल साफ था। क्या हो रहा था इसके साथ, सुरभि समझ नहीं पा रही थी। आज सारी रात वो सो नहीं पाई। बार बार उसके दिमाग में या उसकी आंखों के आगे वही सीन आ रहा था। सुबह होती है और वो देखती है कि वो जो लेडी है वो सामने फिर नॉर्मली वैसे ही अपने जो कपड़े वगैरह सुखा रही थी। लेकिन आज वो उससे भागती नहीं है, बल्कि आज वो कुछ पूछना चाहती थी। ये आवाज़ लगाती है, बहन जी आप वो बात करना चाहती थी ना, आज मैं फ्री हूँ। तो कहती है हाँ मेरे घर आ जाओ। तो कहती है नहीं नहीं, आप आओ ना हमारे घर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं आऊँगी। क्यों, क्या हुआ, आप आओ तो सही, बताती हूँ। अब ये उनके घर जाती हैं तो हाल चाल पूछती हैं, फिर कहती हैं कि कुछ महसूस हो रहा है? कहते हैं हाँ मुझे कुछ हो रहा है, आपके मेरे हस्बैंड को नहीं हो रहा लेकिन मुझे हो रहा है। क्या है यहाँ पे? फिर वो बात बतानी शुरू करती है। कहते हैं देखो, इनसे पहले जो भी इन्होंने आपके मालिकों ने गोदाम लिया ना, इससे पहले ये किसी और का गोदाम था और ऊपर पोर्शन पर एक किराए पर दंपत्ति और एक बच्चा रहते थे। आए दिन दोनों में लड़ाई होती रहती थी। अब क्या होता है कि एक दिन ऐसा होता है कि वहां पर शोर शराबा बिल्कुल बंद हो जाता है। 2 दिन निकलते, 4 दिन निकलते, 5 दिन निकलते, कोई भी मतलब वहां पर मूवमेंट नहीं है। जो कपड़े उन्होंने सूखे डाल रहे थे तब से वैसे ही पड़े थे। तो हमें थोड़ा सा शक होना शुरू किया। हमने जब पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो वहां पर फर्श पर एक बच्चे की लाश और साथ के साथ ही पंखे पर टंगी एक महिला की लाश मिली। और
उसका पति गायब था। निश्चित तौर पर वो शायद इनको मारकर आप कहीं भाग गया था। उसके बाद से ये जो गोदाम या खास तौर पर जो ये ऊपरला पोर्शन है ये हो गया है भूतिया। यहाँ पर कोई नहीं रुकता ज़्यादा, जो भी किराएदार आते हैं थोड़ी देर ही रुकते हैं, भाग जाते हैं। अब जब ये बात सुनती हैं इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो उन्होंने नज़ारा देखा, पहले इनको अपने वक्ष पर जो लगे या अपनी आंखों पर छोटे छोटे बच्चे के निशान महसूस लगा कि छोटे किसी स्पर्श है बच्चे का, फिर उसके बाद वो पंखे पर इन्होंने देखा तो ये तो हक्की बक्की रह गई। वो कहती हैं लेडी कि देखो जी, हम तो आपका भला चाहते हैं, आपकी नई नई शादी हुई है और कल को आपने प्रेग्नेंट भी होना है, अगर ऐसा कुछ हो तो बच्चों पर तो बहुत दिक्कत परेशानी होती है इस बात की। जो कि बात बिल्कुल ठीक भी थी। अब ये उसके बाद अपने हस्बैंड को बात कहती हैं, तो इनके हस्बैंड थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि मुझे तो कुछ हो नहीं रहा, तुझे ही वहम हो रहा है, और हम फ्री में रह रहे हैं ना, तो ये आसपास के लोगों को हजम नहीं हो रहा कि ये फ्री में कैसे रह रहे हैं। उस दिन इनकी थोड़ी कहासुनी हो जाती है और गुस्से से हस्बैंड आज जब सो रहे होते हैं, कुछ समय बाद वो जल्दी से अपनी पत्नी को उठाते हैं। सुरभि उठ उठ, हमें यहाँ से निकलना है। कहते क्या हुआ? क्योंकि वही नजारा जो इन्होंने यानी कि सुरभि ने देखा था पंखे वाला, वही इनके हस्बैंड ने भी आज महसूस किया। वो भी मान गए थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत है और जो भी है यहाँ पर किसी को रहने नहीं देगा। ये रातों रात इनके जो नोन थे कोई, उनको फ़ोन करते हैं कि हम आपके यहाँ पे आ सकते हैं। वो कहते हैं हाँ आ जाओ। और अगले दिन सुबह मालिक को बात बताते हैं। मालिक मानने के लिए तैयार नहीं थे। यार पता नहीं यार क्या है यार, मैं तो तुम्हें एक तो तुम्हें मैंने फ्री में दिया है। वो कहता सर फ्री में तो आपने दिया है, बट जो हमें महसूस हो रहा है हम उसका क्या कह सकते हैं। इसी वजह से, इसी कारण से इन्होंने हबड़ा दबड़ी में वो मकान खाली किया। अब जब ये बात सुनते हैं प्रदीप, तो उनकी आंखें खुली को खड़ी रह गई कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। क्योंकि ये मतलब ऐसा नहीं, मानते नहीं थे कभी इन चीजों से, कोई गो थ्रू नहीं हुए थे। अब ये कह रहे हैं, प्रदीप कह रहे हैं कि ये काफी समय रहे हमारे पास, बिल्कुल ठीक थे। वहां पर इनके दो बच्चे भी हुए और अब हमारे इन्होंने अपना घर बना लिया। मतलब आया था इन्होंने अपना बाद में एक दुकान ले ली किराने की, और इनके मालिक ने बड़ी मदद की दुकान को स्टैब्लिश करने में। बड़े अच्छे भले मालिक होंगे भाई, जो अपने स्टाफ को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उसके बाद फिर देन इन्होंने फिर मकान अपना बना लिया और आज कहते हैं हमारे एक तरह के पारिवारिक संबंध है, जैसे मेरा वो भाई है, इस तरीके से संबंध है। तो बताइए आपको क्या लगता है कि रमन को पहले दिन से ही सुरभि की बात को मान लेना चाहिए था, या फिर रमन अगर थोड़ी सी और, या रमन को उतना महसूस ना होता तो वो उसकी पत्नी के लिए जानलेवा बन जाती? जरूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और इस साथ के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये किस्सा जरूर पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अब हम अगले किस्से की ओर, लेकिन इससे पहले हम किस्से को शुरुआत करें तो नया एपिसोड अपलोड हो चुका है मेंबरशिप ओनली का, एक नव जन्मे बच्चे का खौफनाक राज। यकीन मानिए जब आप ये किस्सा सुनेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब शादी के बाद जाने से पहले किसी के घर कई बार सोचेंगे, क्योंकि जो हुआ रामेश्वर के साथ वो कभी भी किसी के साथ ना हो। किस्सा अपलोड हो चुका है, जरूर इसको आप सुनिए। मेंबरशिप प्लान है मात्र 29 रुपये पर मंथ, यानी कि 1 रुपये से भी कम पर डे में। और यहाँ पर सिर्फ आपको ये किस्सा सुनने को नहीं मिलेगा, बल्कि इससे पहले 13 एपिसोड जो अपलोड हो चुके हैं, जिनमें एक ऐसी लाल साड़ी वाली चुड़ैल जो हिमाचल के उस घर में, उस गांव में और उस कमरे में आज भी कैद है। चाहे वो भूतों की बारात हो या फिर एक ऐसी महिला जिसका सफर अभी तक पूरा नहीं हुआ, दिल्ली से अम्बाला तक का 5 साल हो गए, या फिर ऐसा मंगेतर जो अपनी ही मंगेतर को परेशान कर रहा है। क्यों? ब्रेकअप नहीं हुआ, बल्कि वो मंगेतर इस दुनिया में है ही नहीं, उसका प्रेत। ऐसे ही कई किस्से आपको सुनने को मिलेंगे मात्र 29 रुपये पर मंथ में। तो प्लीज़ आप इसको भी गो थ्रू कीजिए, और आपकी जो ये राशि है ये काम आएगी चैनल को डेवलप करने में, ग्रो करने में। जैसे अभी अंधकार पर काम चल रहा है, अंधकार के ऐसे ही और किस्सों को भी कॉस्ट लगती है इन चीज़ों की, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर बेहतर एंटरटेनमेंट देने की। ये था मेंबरशिप का, और अब हम शुरू करते हैं अगला किस्सा। रात के कुछ 2 बजे होंगे। समीर के घर का दरवाज़ा तेज से खटकता है, जैसे मानो कोई बहुत ही हड़बड़ी में हो। अब समीर उठता है नींद से। अरे भाई आ रहा हूँ, कौन है?
दरवाज़ा खोलता है, सामने केशव बाबा थे। अरे केशव बाबा क्या हुआ? "अ, बेटा बेटा राज का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? पता नहीं, वो फोन आया मुझे, इमरजेंसी में, जल्दी 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 चलो। अब जल्दी से ये अपनी गाड़ी निकालते हैं, अपने पिता को साथ लेते हैं समीर, और साथ में केशव बाबा को लेते हैं जो कि राज के पिता थे। जल्दी से ये हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अब जो राज है वो बेसिकली एक टैक्सी ड्राइवर है, समीर भी एक टैक्सी ड्राइवर है, और इनका घर आसपास में ही है, अच्छी इनकी रिलेशंस हैं। और इसलिए कि इनके जो पिता है वो इन पर मान करते थे, तो रात को 2-2:30 बजे इन्होंने परेशान किया। इनके पिता को फ़ोन आया होगा पुलिस का कि भाई आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का, तो आप हॉस्पिटल पहुंचिए। अब क्या होता है कि जब ये हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता करते हैं रिसेप्शन से भी ऐसे ऐसे राजकुमार करके एक केस आया एक्सीडेंट का। तो कहते हैं जी वो आईसीयू में है और कुछ देर में उनका ऑपरेट होगा, ओटी भी वहीं पर ही है, तो तीसरी मंजिल में है। तो ये क्या करते हैं कि लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, और जो केशव बाबा थे इनको जो समीर हैं, समीर के पिता पहले समीर को इशारा करते हैं इनको यहीं पे बैठने दे, कि पहले ऊपर पता कर दे। कई बार तसल्ली देने के लिए कहते हैं ना कि आपका पेशेंट ठीक है, ऊपर पता लगता है कि वो तो जा चुका है, इनकेस कुछ ऐसी नौबत होती है तो वो शायद दुख सहन ना कर पाए। तो वो कहते हैं केशव बाबा आप बैठिए, हम जरा 2 मिनट फॉर्मेलिटीज वगैरह करें। केशव बाबा नहीं नहीं, अरे बाबा वो आईसीयू में है, हमें भी नहीं देखने देंगे, हम किसी से पहले बात करते हैं, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं अभी आपको लेने आता हूँ। केशव बाबा कहता है चलो ठीक है। उनको वो चेयर पर बिठा देते हैं और अब वो लिफ्ट के लिए प्रेस कर देते हैं। जैसे ही लिफ्ट आती है ना, तो वो क्या देखते हैं कि एक कम से कम 6 फुट का आदमी, और उसके लाल कलर के बाल घुंघराले बिल्कुल, और उसका चेहरा उल्टी तरफ, यानी कि वो इनकी तरफ पीठ खड़ी कर कर खड़ा हुआ था, पीठ पीठ करके। ये बड़े हैरान होते हैं कि भाई इतना लंबा, मतलब ऐसे क्यों खड़ा है। अब जैसे ही लिफ्ट बंद होती है ना, तो बड़ा ही जैसे कहते हैं इनको स्मेल आनी शुरू होती है। ये इनके हाथों की तरफ देखते हो तो ऐसे लगता है कि हाथ जले होते हैं। पाई उसने जो हॉस्पिटल की जैसे होती है ना, वो हॉस्पिटल की एक अटायर होता है प्रॉपर, वो था। तो इनको लगता है कि हॉस्पिटल का कोई स्टाफ होगा, लेकिन इतनी स्मेल इससे आ रही है और हाथ भी इसके कैसे हैं, इनको घिन आ रही थी, ये दूर ही खड़े रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही 3rd फ्लोर आता है, लिफ्ट खुलती है। अब जैसे बाहर आके ना, ये अब वो लिफ्ट क्या थी, कहीं कहीं हॉस्पिटल में लिफ्ट कोने में होती है, कहीं में बिल्कुल बीच में होती है, ये कोने पर लिफ्ट थी, यानी कि इस तरफ से कॉरिडोर खत्म हो गया था, तो जाने का तो एक ही रास्ता था। और जो वो हॉस्पिटल था वो भी 3 मंजिल तक की था, उसके ऊपर कोई लिफ्ट ही नहीं थी, मतलब कोई पोर्शन नहीं था, लिफ्ट ऊपर जानी नहीं, नीचे जानी थी। होता क्या है कि ये इनको पूरा याद है, ये कहना मुझे पूरा याद है कि मैं निकलता हूँ लिफ्ट से, मेरे फादर भी निकलते हैं, और जैसे ही हम कॉरिडोर में जाते हैं इस तरफ लिफ्ट में देखते हैं कोई है ही नहीं। अब लिफ्ट भी खुली है, ऐसा नहीं है कि लिफ्ट नीचे गई है, लिफ्ट बंद हुई है, कुछ नहीं। तो अभी तो ये उस चीज में थे ही नहीं कि भाई हमने ये क्या पता करना है, जो मेन थी जल्दी जल्दी से भागते भागते जाते हैं, वहाँ के जो ऊपर स्टाफ था पता करते हैं भाई ऐसे ऐसे एक राजकुमार नाम का एक पेशेंट आया है, तो उसका हमें बताइए। अब वो सारा डिटेलिंग देते हैं जी, ऐसे ऐसे जो एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ यहाँ पे चोट आई है, जानलेवा तो नहीं है लेकिन स्टिल क्रिटिकल, यानी कि अपंग होने की गुंजाइश हो सकती है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही रहे। वहाँ पर एक पुलिस का आदमी भी था जो जिसने सारा रिपोर्ट करनी थी, उससे बात करते हैं। तो पुलिस वाला कहता है कि देखो इनिशियली टेस्ट में कोई अल्कोहल का तो साइन आया नहीं है, लेकिन गाड़ी ना उल्टी है, 2-3 उसने पलटियां खाई हैं। तो ये कहते हैं कि गाड़ी क्या कुछ कोई जानवर आगे, कहते कोई जानवर का नहीं, कहते यही तो मेन हमें हैरानी है कि बिल्कुल स्पाट सड़क पर गाड़ी पलट कैसे सकती है। हमने आसपास देखा है, टायरों के कुछ स्किड करने के निशान नहीं है कि गाड़ी बहुत तेज हो, अचानक कोई चीज आगे आती दिखाई दे, इन्होंने एकदम से ब्रेक लगाई और गाड़ी पलट गई हो। गाड़ी भी बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है, टायरों के निशान तक नहीं है। अब तो भाई हम यही दुआ करेंगे ये जल्दी से जल्दी होश में आए, तो फिर हम पूछताछ करेंगे कि भाई क्या चीज हुई। अब इसके बाद क्या होता है कि जब ये इनके समीर के फादर कहते हैं कि जा बेटा केशव बाबा को बुलाओ, तो कंडीशन ठीक है जी, मतलब कोई डर वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है, बाकी चलो देखते हैं क्या होगा। ये क्या करते हैं कि जब ये लिफ्ट में जाते हैं तो उनको फिर वही स्मेल आती है,
इनको लगता है कि यार स्मेल उससे ज़्यादा तेज थी, मतलब बंदा भी नहीं है और स्मेल भी उससे ज़्यादा तेज थी, ये कैसे हो सकता है। खैर ज़्यादा अभी ये ज़्यादा चिंता का विषय नहीं था। और ये ना लिफ्ट खोल के बाहर आते हैं, केशव बाबा को तसल्ली देते हैं और कहते हैं बाबा कोई डरने वाली बात नहीं है, चलो हम चलते हैं। बाबा की भी थोड़ी जान में जान आती है। अब जैसे ही ये दोबारा लिफ्ट खोलते हैं ना, वही आदमी खड़ा होता है। अब बकौल इनके कि ये उनको पहले से भी कुछ ज्यादा लंबा लग रहा था, पहले से भी ज्यादा लंबा लग रहा था और अजीब, वैसे ही था चेहरा, वही हाथ जले। तो ये कहते हैं केशव बाबा, हाँ बेटा सीढ़ियाँ चढ़ के चल सकते हो तीसरी मंजिल तक? क्या हुआ बेटा, लिफ्ट में? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, लिफ्ट से नहीं जाएंगे। तो हाँ बेटा चले जाते हैं। अब ना ये सीढ़ियों की तरफ रुख करते हैं, तो जो स्टाफ वगैरह होता है कहता है जी कहा सीढ़ियों से लिफ्ट से जाइए। कहते हैं नहीं नहीं, हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम सीढ़ियों से जाएंगे। अरे आप बुजुर्ग आदमी हो, तो वो भी शायद कुछ ना कुछ समझ चुके थे और कहते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, मैं चले जाऊंगा। खैर अब धीरे धीरे ये सीढ़ियाँ चढ़ के तीसरे फ्लोर तक जाते हैं। तो जब ये इनके पिता देखते हैं समीर के, तो गुस्से होता है कि बेटा तू लिफ्ट से क्यों नहीं लेकर आया। तो वो कहते हैं मैं बताता हूँ। जब वो इनके जो बाबा थे केशव बाबा, वो देख रहे होते हैं, तो साइड में जा कहते हैं, कहते हैं वो जो आपने आदमी देखा था ना लिफ्ट वाला, हाँ वो मुझे फिर नजर आया, वैसे ही खड़ा था, पहले से भी लंबा लग रहा था। अब उनके पिता भी डर जाते हैं और वो एक चीज करते हैं, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं। कहते सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब। हाँ जी। उनके ना पॉकेट में हनुमान चालीसा, छोटा सा पॉकेट हनुमान चालीसा होता है ना, वो पड़ा रहता है। वो कहता है रिक्वेस्ट है प्लीज आप पेशेंट के पास रख दीजिए, आपकी आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहते हैं चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। तो वो हनुमान चालीसा को पेशेंट के पास रख देते हैं। अब राजकुमार धीरे धीरे रिकवर होना शुरू होते हैं, उनका ऑपरेट होता है। जो अपंग होने की थी डर था, वो अब खत्म हो चुका था। और तकरीबन जब 15-20 दिन हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, फिर पुलिस जब रिकॉर्ड लेती है, तो पुलिस बताती है कि उसने कहा है कि पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से उसकी गाड़ी पलट गई, मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस को यह भी पता था कि नशा तो कुछ किया नहीं था। अब वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है जी, बंदा बच गया, गाड़ी इंश्योरेंस देखे क्या करेगी। तो उसके बाद केस हो गया रफा दफा लीगली। लेकिन जब ये बात करनी शुरू करते हैं, तो फिर बात करते हैं कि असल में बात हुई क्या थी। ये कहते हैं कि राजकुमार कहते हैं कि भाई मैं बस घर वापस आ रहा था, तो मुझे ना एक बड़ा लंबा सा आदमी दिखाई दिया, उसने ओवरकोट डाला हुआ था और लाल से रंग के उसके बाल थे। उसने मुझे हाथ दिया, तो मैंने सोचा कि चल ठीक है भाई, दिहाड़ी लगा लेते हैं। तो मैंने उससे पूछा जी कहाँ पे जाना है। तो जो लोकेशन थी वो कुछ 20 किलोमीटर दूर थी, और मैंने कहा जी ऐसा ऐसा लगेगा, 11-12 सोची रात का टाइम है। वापस भी मैंने आंसर कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो पीछे बैठ जाता है। कहता कुछ देर तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद ना मुझे अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और एक पॉइंट पर आकर जब हम उस लोकेशन से तकरीबन कुछ 3-4 किलोमीटर दूर आ जाते हैं, तो वो कहता है कि ये गली है, उसके पास मुड़ो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं गली में मोड़ लेता हूँ। फिर पता नहीं मुझे 4-5 गलियां घुमाता है घुमाता। तो मैं ना पहले थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ और मैं ब्रेक मार के कहता हूँ कि सर आप मुझे एक ही बार में बताइए कहाँ जाना है, मैं मैप लगा लेता हूँ, पीछे देखता हूँ, पीछे कोई है ही नहीं। अब मैं बिल्कुल डर चुका था। अब मैं जल्दी से गाड़ी घुमा के रास्ते से वापस आता हूँ। मेन रोड पर जब मैं मेन सड़क पर जा रहा होता हूँ, पता नहीं भाई क्या होता है, अचानक से मेरी गाड़ी एक पलटी खाती है, दो पलटी खाती है, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मैं बेहोश हो चुका हूँ। अब जब ये सारा किस्सा सुनाते हैं, तो अब समीर और उसके फादर और केशव बाबा तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, लाल बालों वाला इंसान। समीर अपने पिता को कहता है कि बाबा शुक्र है आपने उस दिन हनुमान चालीसा वहां पे रख दिया, मुझे लगता है कि ये बस उसको लेने आया था, और भगवान हनुमान जी की कृपा से कुछ हो नहीं सका। ऐसा भी कुछ हो जाता है भाई। सलाम है ऐसे टैक्सी ड्राइवर्स को जो रात के समय में भी, पैसा तो सही सारी दुनिया कमाती है, लेकिन रिस्क लेकर, बहुत रिस्क लेकर। तो तहे दिल से आप सबका भी धन्यवाद, जो हमारे भाई टैक्सी ड्राइवर भाई हैं, जो ड्राइव करते हैं, ट्रक ड्राइवर भाई हैं, जो ऐसी सड़कों पर, खौफनाक सड़कों पर, रास्तों पर ड्राइव करते हैं, ताकि हम हमारी सहूलत में किसी तरीके की कमी ना है। खैर आप भी बताइए व्यूअर्स कि कैसा लगा आपको किस्सा, और क्या सच में कभी आपने कोई लाल बालों वाला इंसान देखा है।
अगर देखा है तो मतलब जरूरी नहीं हो सकता आपके नेबर में हो कोई अजीब सा दिखने वाला लंबा सा, तो ध्यान रखिएगा कहीं वो आपके पीछे तो नहीं है। ये था दूसरा किस्सा, और इससे पहले हम तीसरे किस्से और आखिरी किस्से की शुरुआत करें, मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा कमेंट ऑफ द डे हो ही जाए। इससे पहले एक कमेंट ऑफ द डे हम पढ़े तो मैं एक शाउट आउट को पढ़ लेता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारे प्रोफ एक्सलोन वोल्फ, ये मेंबर भी हमारे, तो ये कह रहे हैं भाई हमारा नाम भी ले लिया करो, प्रकाश कंवर राणा, लव फ्रॉम नेपाल बट रिसेंटली इन पोर्टुगल। आई लव यू भाई, आपकी स्टोरी से नींद आती है, थैंक यू। यार भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई यार सारी स्टोरी सुनकर सो जाते हैं तो फिर सारी स्टोरी देखता कौन है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। आप ये सब बताइएगा कि दोबारा देखते हैं तो फिर तो मेरे लिए फायदे वाली चीज़ है, लेकिन पूरी नहीं देखते फिर तो भाई बड़ी बेशर्मी वाली बात होगी कि आप स्टोरी पूरी सुनते नहीं है। तो एक बार जरूर आप बताइएगा। और इसके अलावा जो अ, थोड़ा सा जो अंधकार के एपिसोड नंबर 3 के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहले से रिस्पॉन्स बेटर है, तो हालांकि 600 का मार्का भी बहुत दूर है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो तब ऑलमोस्ट 350 के आसपास लाइक्स हो चुके हैं पहले दिन, तो ठीक है, मतलब पहले के मुकाबले तो ज़्यादा ही हैं। तो 600 का मार्का पूरा हो नहीं रहा जो मुझे मेरे मोटिवेशन को डाउन कर रहा है, लेकिन फिर भी चौथा एपिसोड जल्द आएगा और देखते हैं उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। मैंने भी कुछ फाइंडिंग्स करने की कोशिश की। मुझे लग रहा है कि शायद थंबनेल में हम अंधकार के वर्ड को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और जो मेन स्टोरी लाइन का पार्ट है उसको छोटा, जो मुझे लगा है कि शायद ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में सुधारने की कोशिश करूंगा। शायद हो सकता है उसकी वजह से भी कोई ऐसी दिक्कत हो, तो देखते हैं भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सारी बात व्यूअर्स पर डालकर आगे का चैप्टर ना डालूं, तो कुछ खुद में भी सुधार करना सही होता है, तो वो भी मैं देखता हूँ किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा देखते हैं आज का कमेंट ऑफ द डे कौन सा है, देन उसको थोड़ा सा डिस्कस करके फिर अगले किस्से की शुरुआत करेंगे। और अगला किस्सा ये दो दोस्तों का है। और भाई जब इंसान में कीड़ा आ जाए तो उसका जल्दी से जल्दी खात्मा होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर वही होता जो इन दोनों के साथ हुआ। क्या हुआ शुरू करते हैं किस्से को, लेकिन उससे पहले एक कमेंट ऑफ द डे। ओके, ये जगदीप कौर जी का कमेंट ऑफ द डे है। लेट्स से पहले इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि फिर मैं भूल ना जाऊँ। तो जगदीप कौर जी कह रही हैं कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को आप अंधकार का एपिसोड ले के आया करिए कि 3 दिन तक हाइप ख़त्म हो जाता है। एक सुजेशन है, ऐसा अच्छा लगे तो अप्लाई करके देखना भाई। एपिसोड शुरू किया है मैंने, ऑल टाइम नाइस एपिसोड होगा। जगदीप कौर जी आप रेगुलर व्यूअर हैं और आपकी सुजेशन को मैं दरकिनार कैसे कर सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि मेरा जो सिस्टम है वो ऐसे है ना कि जैसे 3 एपिसोड के बाद एक पॉडकास्ट, फिर वो दिन रलते नहीं है। तो हाइप की बात है, देखो लाइक ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। हाइप तो चलो मुझे भी पता है कि 3 से ज़्यादा क्या ही हो सकता है, मैं डेली का कंटेंट क्रिएटर हूँ, डेली हाइप हर कोई मुझे कर नहीं सकता। तो उसकी वजह से हाइप तो साथ में मैं इसलिए बोलता हूँ कि चलो याद रहे कि अगर आपने हाइप नहीं की तो हाइप कर देंगे, लेकिन मेन जो मकसद है वो है उसका लाइक का। और 3 दिन ना पॉसिबल नहीं है, तीनों दिन बैक टू बैक डालना अंधकार के यानी सीरीज के चैप्टर, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है अच्छे से स्क्रिप्ट को बनाने में, फिर उसके बाद उसके थंबनेल को डिज़ाइन करने में, तो टाइटल को उस कोडिंग करने के, और हमेशा अंधकार जो है उसको एक मेन थीम रखने में। और आपने ये भी देखा होगा जिन्होंने तीनों के तीनों एपिसोड देख लिए हैं कि फर्स्ट एपिसोड ब्लैकआउट, वो दूसरे एपिसोड में ब्लैकआउट का नाम आया आया था ना, तीसरे में भी ब्लैकआउट का नाम आया, परछाइयाँ पहले में भी थी, दूसरे में भी, तीसरे। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखना कि एक तरह से जो एपिसोड है वो बंधा रहे, है ना, बंधा रहे, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाइप मैटर करता है, लेकिन भाई उसकी एक रिस्ट्रिक्शन है। अब कोई पर्सन 3 बार से ज़्यादा एक वीडियो को या हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा किसी मल्टीपल वीडियोस को हाइप नहीं कर सकता, तो क्या कर सकते हैं, तो यूट्यूब की पॉलिसी। लेकिन लाइक एक बार आप कर सकते हैं। तो अब देखिए ना 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर्स है, उसमें से अगर 500 लाइक या 600 लाइक नहीं आ रहे, फिर कहने का मतलब यही है ना कि आप तवज्जो नहीं दे रहे।
इसलिए मैं बीच में अब लाइक के बारे में बात करनी शुरू कर चुका हूँ कि थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, ताकि थोड़ी सी इसमें ज़्यादा एल्गोरिथम में यूट्यूब के हिट हो। तो इसी वजह से मेरी कोशिश रहती है। अदरवाइज़ आपकी सजेशन ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए फिजिबल नहीं है। तो बाकी देखते हैं, ये भी हो सकता है कि मंडे के मंडे लेकर आए सीरीज़ के एपिसोड, लेकिन फिर 10 एपिसोड नहीं पूरे होंगे तो एक और दिन स्पेयर करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई अभी फ़िलहाल के तौर पर ये मुझे लग नहीं रहा कि इतना फिजिबल होगा। बट फिर भी आपने सजेशन दी, और आपकी सजेशन सर आंखों पर, है ना। पहले जब हम छोटे होते थे ना तो हमें लगता था कि ये बात कहते हैं ना, सर सलाखों पर, कहना सलाखों पर क्या चीज़ होती है, फिर पता लगा सर आंखों पर, है ना। सर आंखों पर, पता नहीं अब इसका भी क्या मतलब होता है, लेकिन मतलब उससे तो ज़्यादा लॉजिकल है कम से कम। खैर, अब हम शुरू करते हैं अगला किस्सा। तो और कोई कमेंट का तो अभी कोई है नहीं है, तो लेट्स से। अब रोनित और विकास दोनों अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों बैचलर हैं, इसलिए फ़िलहाल अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना, वो एक पंजाबी में कहावत है, मैं चलो बोलूँगा नहीं क्योंकि कईयों को समझ आएगी कईयों को नहीं आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े लेने नहीं चाहिए, क्योंकि मज़े लेते लेते जो भी हमारे पंजाबी भाई हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे कि क्या होता है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ भी होते होते रह गया, या फिर समझो हो ही गया। होता क्या है कि ये बेसिकली कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और आज इनका मूड था कि भाई ऐसा करेंगे, फ्लैट में खाना नहीं खाएंगे तो बाहर किसी ढाबे पर जाकर खाना खाते हैं। अब ना ये दूर कहीं बड़ा फेमस ढाबा है, बताना नाम उस ढाबे का, वो भी मतलब दिल्ली के आसपास का ढाबा फेमस कौन सा है। तो उस ढाबे पर खाना वगैरह खाते हैं। तो वापसी में ये सोचते हैं कि एक काम करते हैं, हम ना थोड़ी देर किसी मतलब नॉर्मल सुनसान सड़क पर हम ड्राइव करते हैं। अब रोनित का मन तो था, लेकिन विकास का मन नहीं था। वो कह रहा था कि भाई रात का, इतनी रात का समय है, और जो सड़क की बात की जा रही थी वो सड़क नहर के मतलब किनारे थी, और रात के समय में नहर के आसपास होना नहीं चाहिए, बेसिकली जाना नहीं चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो। अब ये मानता नहीं है बात रोनित, और विकास और रोनित चल पड़ते हैं। तकरीबन कुछ 1 बजे का समय था, और जब ये जा रहे थे ना, अचानक इनको ना दूर से कुछ सफ़ेद कपड़े दिखाई देते हैं, आगे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी पास आ रही थी तो वो देख रहे थे कि कोई जनाजा, यानी कि संस्कार, अंतिम संस्कार के लिए निकला है। अरे भाई, रात के 1:30-2 बजे कौन अंतिम संस्कार के लिए निकलेगा। अब क्या होता है कि रोनित ना कहता है विकास को, अब ना विकास कहता है रोनित को, भाई गाड़ी भगा, गाड़ी भगा, जल्दी भगा, जल्दी भगा गाड़ी। भाई कहता क्या हुआ, गाड़ी, मैं कह रहा हूँ गाड़ी बहुत आगे लेके जाके, जब ये बिल्कुल नजर आने बंद हो जाए फिर जल्दी से घुमा के जब वापस जाएंगे तो इनकी तरफ देखना नहीं है। वो कहता बावला हो गया क्या, कहता मैं कह रहा हूँ ना जल्दी कर। अब कहता चलो ठीक है भाई, इसको क्या हो गया। एक गाड़ी बड़ी तेज भगाता है, आगे जाके गाड़ी मोड़ता है, वापस जाता तो वो वापसी में कहीं नजर ही नहीं आते। रोनित कहता ये क्या हो गया, कहाँ गए। कहता इसलिए तो तुझे कह रहा हूँ जल्दी से वापस चल अभी। कहता भाई हुआ क्या, ये तो बता। कहता तुझे कह रहा हूँ ना बाद में बताऊंगा। अरे भाई मुझे बता ना, मैं गाड़ी रोक रहा नहीं, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए भाई, गाड़ी तेज, जितनी तेज हो सकता भगा भगा। कहता चलो ठीक है भाई, भगा रहा हूँ, हुआ क्या बता। कह रहा हूँ भाई, उन जब मैंने उसको गौर से देखा ना, उनमें से नीचे किसी के पैर नहीं थे, वो झूलते जा रहे थे भाई, ये सारे भूत बात थे। रोनी तो ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ता है, क्या बात कर रहा है भाई, कौन सी दुनिया में खोया हुआ है, कौन से भूत प्रेतों की बात कर रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ ना। अब क्या होता है, थोड़ी आगे जाते हैं, इनको ना बिल्कुल साइड में लड़ियां नजर आती हैं। बड़े अच्छा मतलब माहौल लग रहा था, कुछ बैंड बाजे की आवाज लग रही थी। तो ये कहते हैं भाई जब वापसी में आए थे तो ये तो जब हम जा रहे थे तब तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो ये कैसे अब मतलब नजर आ रहा है। तो कहता भाई हम रास्ता तो नहीं भटक गए। कहता नहीं यार, इससे में ही रास्ता है। अब क्या होता है कि जब ये गाड़ी उसके पास से गुजारने लगते हैं ना, तो एक दो आदमी है इनको बीच में खड़े होके हाथ से इशारा करने लग पड़ते हैं। पगड़ी वगैरह बांधी हुई थी, बड़े अच्छे से चेहरे, मतलब खुशनुमा चेहरे दिखाकर तो ये गाड़ी रोक लेते हैं। तो ये हाथ जोड़े कहते हैं अरे अरे भाई, कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप। कहते हैं हम तो ये अपने घर जा रहे थे। अरे आए हैं तो खाना खाकर जाइए ना, बिटिया की शादी है। कहते हैं नहीं नहीं हमारा पेट, अरे नहीं ऐसा नहीं जाने देंगे, चाय तो पियेंगे ना कम से कम। तो रोनित कहता चलो ठीक है भाई। विकास कहता ठीक है चलते हैं भाई। तो वो आदमी कहता नहीं नहीं ऐसे तो हम आपको जाना ही नहीं देंगे। तो रोनित कहता है रुक जाते हैं ना 10 मिनट, वैसे भी हमने चाय तो पीनी थी रास्ते में, यही पी लेते हैं। विकास कहता ठीक है भाई।
अब क्या होता है कि कुछ समय बाद ना उनको नीचे बिठा दिया जाता है जमीन पर। तो ये सोचते हैं कि भाई गांव का माहौल होगा, ऐसे ही बिठा देते हैं। ये देख रहे हैं कि आसपास जो लोग हैं वो ना बड़े जैसे रूखे से नहीं होते, आंखें झुकी हुई इधर उधर, मतलब शादी का माहौल तो पूरा था लेकिन लोगों में शादी का कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा था। अब ना ये बड़े मतलब ध्यान से देख रहे हैं कि कुछ समय बाद ना एक वो दुल्हन टाइप जो होती है वो आके ना मंडप के पास बैठ जाती है। मंडप के पास कोई भी पंडित नहीं है, और ये मतलब दूल्हा भी कोई नहीं बैठा हुआ। तो इनको बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये कैसे, मतलब क्या सीन है, किस तरीके का सीन है। कुछ समय बाद ना इनके सामने कुछ ढकी हुई प्लेटों में खाना रख कर ले आते हैं। तो ये कहते हैं नहीं नहीं हमने खाना खाया है। कहते हैं नहीं, थोड़ा तो आपको खाना पड़ेगा। खैर अब जैसे ही वो प्लेटों से पीछे करते हैं तो आगे इनके बिल्कुल सड़ा गला मांस पड़ा हुआ था। ये इनकी तो उल्टी आने वाली हालत हो जाती है। विकास का खासतौर पर हाल खराब हो जाता है, जल्दी से उठ के साइड पर उल्टी करने चले जाता है कि ये क्या सीन है, ये क्या बदतमीजी चल रही है। अब जो उल्टी कर रहा होता है ना, उसको ना पीछे से औरतों की आवाजें आना शुरू हो रही होती है, जैसे कोई, जैसे होता है ना किसी मौत का विरलाप, मौत का मातम को कर रहा होता है। अब एकदम से ये हिल जाते हैं कि भाई ये क्या है, क्या क्या सीन है, मतलब शादी चल रही है और कोई ऐसे रो रहा है। अब ना ये जल्दी से पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि अरे ये रोनित कहाँ पे गया, रोनित कहाँ पे गया। और देखते हैं कि दूल्हा वहां पर बैठ चुका था, आसपास औरतें मतलब खुशियां मनाने की जगह रोने का वर्लाप जैसे मातम मना रही है। इनको बहुत अजीब लगता है अभी, ये क्या कर रहे हैं। अब ना ये सोचते हैं कि मैं धीरे धीरे खिसकूं, मुझे लगता है कि रोनित ना इधर उधर हो गया होगा। मैं गाड़ी में बैठ के रोनित को फोन करता हूँ। अब ना जैसे ही ये खिसकने लगते हैं तो वो जो दूल्हा है वो ऐसे सर उठा के कहता है, अरे विकास भाई कहाँ जा रहे हो, मेरी शादी तो देखते जाओ। जब वो देखता है, था वो रोनी थी लेकिन उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था, और उसके पीछे ही जो उसके दुल्हनी वो भी बैठ के कैसे करके घूंघट उठाती है, पूरी चुड़ैल। अब जैसे ही ये देखते हैं इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिलहाल के लिए रोनित को भूल जाते हैं और ये भागे भागे गाड़ी की तरफ भागते हैं। अब जब ये गाड़ी की तरफ भागते हैं, बिल्कुल शीशे के पास आके देखते हैं तो रोनित, अरे हो आया, कहाँ से। वो जल्दी से पहले दरवाजा खोल के बैठता है, जल्दी से भाग भाई, अबे भाई अब क्या हो गया, कभी गाड़ी खड़ी कर कभी भाग। कहता हुआ क्या, कहता मैं कर रहा हूँ भगा। रोनित गाड़ी भगाता है। जब हाईवे पर आते हैं तब, जब आसपास लगता है ना कि ठीक है भीड़ है, फिर खड़ा करता रोनित कहता है तेरा दिमाग खराब है, हो के गया है। कहता भाई तुझे नहीं पता। कहता मुझे क्या पता। कहता सच बता। कहता यार हुआ क्या, बता। कहता यार तू गाड़ी रोकी नहीं थी। कहता हाँ रोकी थी, तूने कहा था बाथरूम जाना। मैंने, यार मैंने मैंने कब कहा था बाथरूम जाना है। हमारे सामने तो वो दो आदमियों ने गाड़ी रोकी थी और कहा था कि हमारी बिटिया की शादी है, खाना खाकर जाओ। जब हमने देखा मांस वहां पर गला सड़ा पड़ा हुआ था, मैं उल्टी करने चला गया, तुम वहां पर थे नहीं। तुम अरे क्या बके जा रहा है भाई, थम जा, क्या बात की जा रहा है। कहता यार यही तो हुआ। कहता भाई मेरे पास सुन, हम इस सड़क से निकले हैं, ठीक है। तूने कुछ सफेद कपड़ों वाली देखी चीजें, जिसको तू कह रहा था भूत प्रेत है, हमने गाड़ी जाके आगे मोड़ी है। उसके बाद तेरी लगी आंख, ठीक है। अब तेरी आंख लग गई है तो अचानक से थोड़ी देर बाद उठ कहता है रुको, मैंने बाथरूम जा रहा, बाथरूम जा रहा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं गाड़ी साइड पे लगाता हूँ। अब मैं 5 मिनट तेरी वेट कर रहा हूँ, 7 मिनट वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा कि भाई तू बड़े काम के लिए चला गया, कोई लगता, कोई बात नहीं आ जाएगा। फिर तो थोड़ी देर बाद भागे भागे आता है, जल्दी से दरवाजे खोल खोल और ये सब कुछ। अब विकास पूरी तरीके से हिल चुका था। उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि जो मैंने देखा सपना, पर मैं बाथरूम करने तो गया ही नहीं और ना ही मैंने किया है। तो फिर रोहित मजा कर रहा था, वो क्यों करेगा। उसकी आंखों में कोई शरारत नजर नहीं आ रही थी, किसी तरीके का कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो फिर आखिर क्या था, क्या ये इल्यूजन था, या फिर वो मुर्दों की जो संस्कार था, या उसकी जो जनाजा था देखकर विकास को कुछ ऐसा हो गया जिससे वो एक इल्यूजन में चला गया। क्योंकि बकौल रोनित वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं थी, वो तो नॉर्मल गाड़ी चला रहा था। विकास सो चुका था, उठा बाथरूम करने गया और जब आया हड़बड़ा कर वापस आया। अब जब ये सब कुछ हुआ, विकास वापस आया, आके वो सोता है, अगले दिन उठता है। ये रूटीन तो चलती रहती है। आज इस बात
को कुछ साल हो चुके हैं, दोनों की शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं, लेकिन जब भी इस बात की चर्चा छिड़ती है, विकास आज भी मानने को तैयार नहीं है कि वो मैंने जो दृश्य देखा था वो है, मतलब ऐसा था कि नहीं हुआ था। लेकिन रोनित कहता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, लेकिन एक बात कॉमन थी, दोनों ने उस जनाजे को जरूर देखा था, लेकिन शायद उसका बहुत नेगेटिव असर विकास की तरफ हो गया, क्योंकि बाय नेचर रोनित का कहना है कि विकास में भी वैसे भी डरपोक है। और वो एक कहावत है ना, जो डर गया समझो मर गया। शायद मरा तो नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हो भी सकता था। तो ये था किस्सा। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा विकास के साथ? क्या सच में विकास ने हेलुसिनेशन कर ली थी, या फिर विकास के साथ सच में हुआ, रोनित को पता नहीं लगा, या फिर दोनों ही गलत थे, या फिर दोनों ने कोई सस्ता नशा किया था? मेरे हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप क्या विचार रखते हैं जरूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो उम्मीद करता हूँ कि तीनों किस्से आपको पसंद आए होंगे, और जो अगला एपिसोड होगा वो होगा अंधकार का एपिसोड नंबर। सो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।